हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 20th है। ये हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, और आज करेंगे एक्सरसाइज 9.4 के रिमेनिंग सम्स। इससे पहले वाले सम्स के लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? cos dy by dx इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, और कंडीशन क्या है? y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ध्यान रहे कि हम क्या निकाल रहे हैं, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं 13 क्वेश्चन को। पहले क्या है? cos dy by dx इक्वल टू a। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। cos है, दूसरी साइड जाएगा तो हम क्या लिखाते हैं इसको? cos इनवर्स हो जाएगा ये। अगेन हमने के वेरिएबल सेपरेट करने हैं। dy को एक तरफ रखेंगे हम, dx को दूसरी तरफ। dx डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो हम क्या करते हैं? इनका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर ही रख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? y cos इनवर्स a एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तक हमने इंटीग्रेशन करके सॉल्व तो कर दिया, हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। बट ये आपका बच्चे जनरल सॉल्यूशन है और हमें क्या निकालना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो इस कंडीशन पे हम क्या निकालेंगे? c की वैल्यू क्या आ चुका है हमारे पास? y इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स a प्लस में c। कंडीशन रखिए, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, ये तो सर आपका 0 बन जाएगा। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1। c की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, y इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स a प्लस 1। यहां तक वैसे आंसर आ चुका है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए चाहे आप। क्या करेंगे? y प्लस का 1 है, यहां ले आइए माइनस का, इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स a, या फिर क्या कह दें? cos इनवर्स a इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में x। x मल्टीप्लाई में था, इसे डिवाइड में ले आए। ठीक है, cos इनवर्स है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos y माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू a। जिस फॉर्म में था हमारे पास उसी फॉर्म में हम सॉल्यूशन को ले आए। बट अगर आप यहां तक भी सॉल्व कर देते हो तो ये आपका गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने कोशिश की कि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो, और जैसे ही हमारे वेरिएबल सेपरेट हुए हमने इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करके हमारे पास सॉल्यूशन आया। बट एक कंडीशन दी हुई थी, क्योंकि आंसर हमें जनरल में नहीं, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए था। कंडीशन से हमने c की वैल्यू निकाली, रिप्लेस किया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ चुका है। ये 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू गिवन कंडीशन पे निकालेंगे और वापस रिप्लेस करेंगे। ठीक है, देखिए जरा कैसे। क्या है? dy by dx इक्वल टू y टेंजेंट x। वेरिएबल सेपरेट करें, y मल्टीप्लाई में है, इसे एक तरफ ले जाते हैं और ये क्या बन जाएगा आपके पास? टेंजेंट x dx। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये क्या आएगा आपके पास? log y टेंजेंट x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x प्लस में c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, आंसर सॉल्यूशन तो हो चुका है। बट एक चीज और कीजिए, आप c में है तो इसे भी आप log c लेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब हमने कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम वेरी कर सकते हैं। सारा आंसर log में था तो हमने कांस्टेंट भी क्या ले लिया? log की फॉर्म में ले लिया। इसको क्या करें? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। log y माइनस की टर्म है, log cos x इक्वल टू log c, log m प्लस log n, log m log n इक्वल टू log c। log से log कैंसिल आउट, क्या आ चुका? y cos x इक्वल टू c। ये सॉल्यूशन आ चुका। बट एक कंडीशन हमें दे रखी है, वहां से हम c की वैल्यू जरूर निकालेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ चुका है? y cos x इक्वल टू c। ये जनरल सॉल्यूशन है।
जब जब x की वैल्यू 0 है y 1 है। y 1 है कब? जब x की वैल्यू 0 है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास? 1। वैल्यू रिप्लेस कीजिए, y cos x इक्वल टू 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देते हैं, cos x दूसरी साइड जाएगा और 1 बाय cos x हमें क्या पता है? secant x होता है, और ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है बच्चे, अब वही रिपीट हो रहा है बार बार, हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जितना पॉसिबल है हम सॉल्व कर रहे हैं, देन गिवन कंडीशन पे हमने c की वैल्यू फाइंड आउट की और वापस रिप्लेस किया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, ये तो थे 13 और 14 क्वेश्चन, और अब आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू 0 0, ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू 3x sin x। हम इसका सॉल्यूशन ही निकालना है, एक तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, y डैश मतलब dy बाय dx इक्वल टू e की पावर x sin x। ये बताया था आपको नोटेशन, y डैश है मीन्स dy बाय dx है, y डबल डैश है मीन्स d2y बाय dx स्क्वायर है, एंड सो ऑन। ठीक है, ज्यादा तक नहीं, ज्यादा के लिए फिर हम y nth डेरिवेटिव ऐसे लेते हैं। तो ये जस्ट एक नोटेशन है डेरिवेटिव की। अलग अलग करें इनको, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, dx डिवाइड में है ex sin x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करते हैं, dy यहाँ पे इंटीग्रेशन y आएगा। ये देखिए कैसे इंटीग्रेशन होगा, ये u इंटू वी से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, ऐसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, हम सेकंड फंक्शन उसी को ही लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजी पड़ता है, इसीलिए हमने e की पावर x को सेकंड फंक्शन लिया है। sin x e की पावर x माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करना है। sin x e की पावर x माइनस में अगेन u इंटू वी से करेंगे, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और dx। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, sin x ex माइनस cos x, ex का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रेशन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, अगेन ये माइनस बन जाएगा, माइनस sin x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बार बार फिर इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, ध्यान से देखिए, तो ये किसकी वैल्यू थी, ये y की ही वैल्यू थी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा y, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे, y इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x माइनस कॉस एक्स ई की पावर x माइनस में y, साथ में इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस में c। ठीक है, देखिए जरा सॉल्व करते हैं इसको, y और y एक साथ ले आते हैं, माइनस का y है, इधर भी ऑलरेडी y है तो ये 2y हो जाएगा। 2y इक्वल टू क्या बना हमारे पास, साइन एक्स ई की पावर x माइनस में कॉस एक्स ई की पावर x प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, e की पावर x को कॉमन ले लीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में c, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, ये क्या जाएगा e की पावर x बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में c। सोल्व हो चुका है, वैसे तो सॉल्यूशन आ चुका है, बट इसने एक चीज और दे रखी थी कि आपका कर्व कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, c की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू किसी की पावर वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 साइन 0 0 कॉस 0 क्या आएगी आपके पास -1 प्लस में c, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, e की पावर x बाय 2 साइन x माइनस कॉस x
प्लस में 1/2। यही आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, देखिए जरा कैसे किया, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी थी, इंटीग्रेशन किया, ध्यान से देखा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया, अगेन फंक्शन ऐसा बना, सोल्व नहीं हुआ, हमने दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, पर इस बार हमें सॉल्यूशन का तरीका मिल चुका, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे उसकी हमारी y की वैल्यू आ रही थी, हमने y को एक तरफ किया और इस तरह से हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। बट हमें एक कंडीशन दे रखी थी कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, तो x और y की वैल्यू रिप्लेस करके हमने c की वैल्यू निकाली और c की वैल्यू को वापस सॉल्यूशन में रख दिया। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 और अब 16 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन xy dy by dx इक्वल टू x प्लस 2 y प्लस 2 फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1। सोल्यूशन कर्व मतलब आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस पॉइंट से पास करानी है। सॉल्व कीजिए, हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करें हम, y है y प्लस 2 डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई एक्स डी एक्स। ऐसे होंगे वेरिएबल सेपरेट, y प्लस 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, देन x मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, dx डिवाइड में है मल्टीप्लाई। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका प्लस 2 करेंगे और माइनस 2 करेंगे। यहां पे इनको अलग अलग कर सकते हैं, कैंसिल आउट होके क्या बनेगा, ये 1 dx। इनको भी अलग अलग कर सकते हैं, क्या बनेगा, y प्लस 2, यहीं पे ही करते हैं, y प्लस 2 और माइनस 2 हो जाएगा, ये y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 डी वाई और माइनस में 2 अपॉन में y प्लस 2 डी वाई। कैंसिल आउट हो गई, क्या बनेगा आपके पास 1। ठीक है, दोबारा देखिए यहां से ये स्टेप कैसे कर दिया है, हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन y अपॉन में y प्लस 2 डी वाई। हमने क्या किया, प्लस का ही 2 किया और माइनस का ही 2 किया, फिर इनको सेपरेट कर दिया, y प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई माइनस में 2 अपॉन में y प्लस 2 डी वाई। ये टर्म तो कैंसिल आउट हो रही है, इंटीग्रेशन डी वाई माइनस में 2 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई। ये ऐसे आया है, ये 1 तो है यहाँ पे, डी वाई माइनस में 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन इस तरह से हुआ है, और सिमिलरली जब हमने इनको अलग अलग किया तो ये सिंप्लीफिकेशन आएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया अचानक से। सॉल्व करें जरा, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, y 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, 1 अपॉन वाई प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log y प्लस 2 इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो x आएगा, प्लस में 2 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ले लीजिए। सारे टर्म में log में होती तो हम सोचते कि log में है। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल टर्म भी है तो इसको c ले लेते हैं। क्या करें अब इसके, हाँ ये लगभग सॉल्यूशन आ चुका है। अब c की वैल्यू हमने निकालनी है, c की वैल्यू हमें क्या देगा, गिवन पॉइंट देगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है -1, रख दीजिए। y की वैल्यू -1 माइनस में 2 log -1 प्लस 2, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 log 1 प्लस में c। सिंप्लीफाई करें, -1 माइनस 2 log 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। अब हमें पता है log 1 की वैल्यू तो क्या होती है 0, ये टर्म खत्म हो जाएगी। अगेन log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस का ये प्लस का 1 है, यहाँ लेके आएंगे माइनस का 1, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -2। c की वैल्यू को सॉल्यूशन में रिप्लेस कर दीजिए, y माइनस 2 log y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log x माइनस में 2। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो आप कर सकते हो।
सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस का x है, इस साइड आएगा माइनस का, log log की टर्म को इकट्ठा लिख लीजिए, क्या है 2 log x, और ये माइनस की टर्म है तो प्लस में 2 log y प्लस 2, माइनस में 2, y माइनस x इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा log x प्लस log y प्लस 2। हमें log की प्रॉपर्टीज पता है तो उनका यूज हम कर रहे हैं, इक्वल टू 2 log m प्लस n क्या होता है mn माइनस में 2। बस इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। ये क्या आ गया आपके पास, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए जरा हमने क्या किया, हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन का मेथड हमें पता है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट लगाते हैं, हमने सॉल्व किया। ठीक है, लगभग यहाँ तक हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ चुका है। बट हमें पर्टिकुलर एक पॉइंट से हमारा कर्व पास कराना था, मतलब ये सोल्यूशन उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने x और y की वैल्यू रिप्लेस की तो हमें c की वैल्यू मिल गई, हमने c की वैल्यू को वापस रखा, जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता था log की प्रॉपर्टीज से उन्हें लगाया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 16। और अब 17 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate। स्टेटमेंट लंबी है, इसे देख के परेशान मत होइएगा। इस बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इसने दी नहीं, हमें खुद निकालनी पड़ेगी, बट इजी है। देखिए क्या कहा गया, स्टेप बाय स्टेप चलिए। स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट वो क्या होता है, dy बाय dx। हमें पता है डेरिवेटिव है, x और y ले रहे हैं क्योंकि पॉइंट हमें x और y ही दे रखे हैं। ठीक है, क्या कहा है कि स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट की प्रोडक्ट, इसके y के साथ प्रोडक्ट क्या आएगी, इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। ये कहा गया है, यहां से लेकर यहां तक में और कोई गाथा नहीं है, सिर्फ यही है। क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व हम इजीली कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट कीजिए, x dx हो चुके हैं वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेशन कर दीजिए, y² 2 इक्वल टू x² 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करें, y² इक्वल टू x² प्लस 2c। क्या कोई पॉइंट दे रखा है जो इसको सेटिस्फाई करे, यस एक पॉइंट दे रखा है, क्या 0 और -2, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम c को रिमूव करेंगे। ठीक है, क्या है वैल्यूज, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 ही रखनी है, प्लस में 2c, 4 इक्वल टू 2c। 2c की वैल्यू ना निकाल के हम 2c की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधा ही। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, ये y² इक्वल टू x² प्लस 4, ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। थोड़ा सा ये ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी लिख दो, क्योंकि आपके बुक में आंसर इस फॉर्म में है, बट आप इतना छोड़ेंगे तो कोई भी आपका क्वेश्चन को गलत नहीं कह सकता। ठीक है, देखिए जरा सिंपल सा ही था। मेन हमने जो टॉपिक था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस लाइन में दे रखी हमने वो लाइन पकड़नी थी। क्या कह रखा था कि स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट और y कोऑर्डिनेट की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट के बराबर है। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद बहुत इजी सा इंटीग्रेशन था, और सिंपली क्योंकि जिस पॉइंट से पास हो रहा है मतलब सोल्यूशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, c की वैल्यू निकाली, कॉन्स्टेंट को रिमूव किया और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड कर्व आ चुका है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 17। और अब 18 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, एट एनी पॉइंट xy ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4 और 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू -2 and 1। अगेन यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखी, आपको वो बनानी पड़ेगी, फॉर्म करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। क्या कहा गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाय dx इज ट्वाइस, किसके दुगने के बराबर है,
स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4 -3। एक तो पॉइंट आपके पास दिया हुआ है x और y, और दूसरा पॉइंट आपके पास दिया हुआ है -4 -3। इस लाइन सेगमेंट जो है इसके स्लोप के दुगने के बराबर है। अब दो पॉइंट हमें गिवन हो तो हम उस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ऐसे ही निकाल सकते हैं। माइनस माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, ये इसको थोड़ा सा ठीक लिख लेते हैं, ये बनेगा आपके पास y+3 और x+4। ठीक है, किसके बराबर है, ट्वाइस x+4, इसके बराबर है। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस, कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो दुगना है। किसका दुगना है, जो स्लोप ऑफ द लाइन, उस लाइन के जो ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4 और -3। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिस पॉइंट पे स्लोप है वहां पे, और इस पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है उसके स्लोप के दुगने के बराबर है गिवन टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, देखिए जरा, तो हमने क्या किया, दो पॉइंट गिवन हो, जब दो पॉइंट गिवन है हमारे पास तो हम इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हमने देख लिया क्या स्लोप है इन दोनों ही पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होगी उसका, उसके दुगने के बराबर है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये दे रखा था। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपके पास। ठीक है, अलग अलग करें वेरिएबल्स को, क्या आएगा, 1 अपॉन y+3 dy इक्वल टू 2x+4 dx। ठीक है, एक तरह से ऐसे लिखा जाएगा इसको, क्या मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, रिमेनिंग dx डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चलेगा। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इन्हें अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं इनका। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log y+3, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 log x+4, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन log की कांस्टेंट क्या लेंगे, log की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, log y+3 पावर में बन जाएगा ये log x+4 की पावर 2, m log n होता है तो पावर में चला जाता है, ये log की प्रॉपर्टी, log c। थोड़ा सा और करते हैं, log को एक साइड लेके आते हैं, y+3 प्लस की टर्म है माइनस में हो जाएगी, प्लस में log c, प्लस में नहीं, अब यहाँ पे इक्वल टू आ गया है। ठीक है, log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m/n के बराबर, m/n इक्वल टू log c। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया है x+4 की पावर 2 इक्वल टू c। ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है, बट हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। वैल्यू हमें कोई दे रखी है, यस, हमें किसी कर्व कहाँ से पास हो रहा है, -2 और 1, यहाँ से कर्व पास हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2, और y की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। y की वैल्यू 1 रखी और x की वैल्यू -2 इक्वल टू c। 3 और 1 क्या आ गया आपके पास, 4, और नीचे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर भी क्या, 4 इक्वल टू c, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई है, 1। वैल्यू सॉल्यूशन में रखेंगे, y+3 अपॉन में x+4 का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y+3 इक्वल टू x+4 का स्क्वायर, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो 3 को दूसरी साइड ले जाइए, ये भी आपका क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है। देखिए दोबारा से, मेन क्या था, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी तभी तो आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, मेन ये चीज थी। यहाँ पे अगर गड़बड़ तो फिर आपका क्वेश्चन सारा ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने क्या कह रखा था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ट्वाइस है, 2 बार है। किसके है 2 बार, हमें 2 पॉइंट दे दिए, लाइन सेगमेंट जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, उन
बलून के स्लोप के बराबर। इसका फॉर्मूला हमें पता है, वहां से हमने इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल लिया। देन आगे का प्रोसीजर सेम है, वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, इंटीग्रेशन किया है, और देन हमने देखा कि जो हमारा सॉल्यूशन कर्व है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से सी की वैल्यू निकाल के दोबारा रिप्लेस कर दिए। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 18। और अब 19 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? The volume of the spherical balloon being inflated changes at a constant rate। क्या कह रहा है कि स्फेरिकल बलून है, गुब्बारा है, और उसका वॉल्यूम किसी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इफ इनिशियली अगर स्टार्टिंग में उसकी रेडियस 3 यूनिट्स है और आफ्टर 3 सेकेंड के बाद उसकी रेडियस 6 यूनिट्स है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकेंड। तो किसी पर्टिकुलर t सेकेंड के बाद उस बलून की रेडियस क्या होगी, आपको ये निकालना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आती है, मतलब वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, किस पे, किसी कांस्टेंट रेट पे। हमने क्या कर दिया कि जहां v का मतलब क्या है, वॉल्यूम है स्फेरिकल बैलून का, और वो किसी कांस्टेंट रेट, कोई भी पर्टिकुलर k मान लिया, k कांस्टेंट मान लिया, इसके अकॉर्डिंग वो चेंज हुआ। ठीक है, अब हम क्या करें, v की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। इसको सॉल्व करें। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दिख रहा है d/dt, तो हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आएगा, ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, r की पावर 3 का डेरिवेटिव 3r² और फिर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू k। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बन गया ये 4 पाई r² dr/dt इक्वल टू k। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सेपरेशन कर सकते हैं, r² dr इक्वल टू k dt। ठीक है, हमारे पास एक तरह से वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं r में और ये t में, k तो कांस्टेंट था ना। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, हम क्या करते हैं, इनका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू r, और इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t। कैसे सॉल्व करें, देखो जरा, 4 पाई तो ऐसे कांस्टेंट ही रहेगा, r² का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, r³ 3 इक्वल टू k, कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t बनेगा प्लस में c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हम लेंगे। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, ये 4 पाई r³ 3 इक्वल टू kt प्लस में c। अब कुछ कंडीशंस दे रखी है हमें, देखिए जरा, क्या कहा, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, यानी कि जब t 0 था तो r कितना था, 3 था। इस कंडीशन को यूज करिए जरा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये 4 पाई 3 की पावर 3/3 इक्वल टू k 0 प्लस में c। इसको करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये क्या बनेगा आपके पास, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 पाई इक्वल टू c। यहां से हमारे पास देखो c की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और एक कंडीशन और दे रखी है, क्या, आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट्स, व्हेन टाइम इज 6 एंड रेडियस इज 6, टाइम इज 3। यही कहा गया ना कि आफ्टर 3 सेकेंड, जब टाइम 3 सेकेंड्स है तो रेडियस क्या है, 6 है। इसमें ये वैल्यू रखिए जरा, इसमें क्या बनेगा, 4 पाई 6 की पावर 3/3 k 3 प्लस में c। सिंप्लीफाई करें जरा, इसको सॉल्व करते हैं, साइड में कर लेते हैं। 6 3 टाइम्स है, अपॉन में 3 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार, तो 2, 6 और 6 की मल्टीप्लाई 36, और ये 72, और 72 की 4 से कर देते हैं 288। 288 पाई इक्वल टू 3k प्लस में, और हम c की वैल्यू रख सकते हैं, c की वैल्यू कितनी है आपके पास, 36 पाई। ठीक है, एक तरफ लेके आएंगे, प्लस का 36 है, माइनस का 36 पाई, माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा,
252 पाई, और यहां से देखिए हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू 24, 84 साथ में पाई है, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है 84 पाई। हमारे पास k की वैल्यू आई है, हमारे पास c की वैल्यू आई है, और अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आ गया था, इसमें k की वैल्यू भी रख देंगे, ठीक है, और c की वैल्यू भी रख देंगे, और सिर्फ r, फिर हम r की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून। ठीक है, यहीं पे करते हैं क्वेश्चन को। 4 पाई r क्यूब बाय 3 इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आई है 84 पाई t रहेगा क्योंकि आफ्टर t सेकेंड ही बताना है, प्लस में 36 पाई, ये आया है। हम r क्यूब को एक साइड रखेंगे, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड, ठीक है। 4 पाई r क्यूब, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 252 पाई t प्लस में 108 पाई, ठीक है। हमने r क्यूब की वैल्यू निकाली 252 पाई t प्लस 108 पाई अपॉन 4 पाई, r क्यूब इक्वल टू, कट रहे हैं अलग अलग टर्म, 4 से कट रही है ये 6, 63 पाई से पाई t आ जाएगा, प्लस में क्या ये कट रही है 4 से 227, ये आ गया। हमें तो सिर्फ r की वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्यूब है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा क्यूब रूट 1/3, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ गया है। ठीक है, हमें रेडियस ही निकालनी थी जब टाइम कितना था t, तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ t, और यही आपका सॉल्यूशन है। कैलकुलेशन ज्यादा थी पर मुश्किल नहीं है। दोबारा देखिए बच्चे, हमने क्या किया, इसने क्या कहा है कि किसी भी स्फेरिकल बैलून का जो वॉल्यूम है ना वो चेंज हो रहा है किसी कांस्टेंट रेट से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमें पता है स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला d/dt था, हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t, और हमारे पास क्या किए, वेरिएबल सेपरेट हो गए r में और t में। ठीक है, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गए हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और ये हमारा एक तरह से सॉल्यूशन आ गया है। बट कुछ एक कांस्टेंट थे, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू कंडीशंस दी हुई हैं तो निकालनी पड़ेंगी। एक कंडीशन हमें क्या दिया था कि इनिशियली स्टार्टिंग में, मतलब टाइम कब था, 0 था, जब रेडियस कितनी है 3, और 3 सेकंड के बाद रेडियस क्या होगी 6। हमने फर्स्ट कंडीशन रखी तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई, और सेकंड कंडीशन रखी तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। सिर्फ हमने सॉल्यूशन में k और c की वैल्यू को रिप्लेस किया है, r एक तरफ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ, और ये हमारी रेडियस आ चुकी है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 19। और अब देखिए नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इन ए बैंक, किसी बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। सॉल्यूशन करें हम। अगेन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देनी रखी है, हमें निकालनी पड़ेगी। क्या कहा है, प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल को हम किससे डिनोट कर दें, p ले लेते हैं, और रेट के लिए तो दे ही रखा है r%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो, प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ, जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आती है मतलब उसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, r% पर ईयर, यानी कि प्रिंसिपल पे हर बार क्या लग रहा है, r% लग रहा है, इस हिसाब से वो चेंज हो रहा है। r रेट अगर 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग, 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग, और इस अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है उसके हिसाब से क्या आ रहा है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दे रहे हैं, क्या बने, p को एक तरफ लेके आएंगे, क्या बनेगा, ये 1/p dp इक्वल टू r/100 dt। ठीक है, तो p और विद रिस्पेक्ट टू t में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या आ गया आपके पास, ये log p r/100 तो एज ए कांस्टेंट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा t, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c ले लेते हैं। सिंप्लीफाई करें जरा, log p
प्लस का है, इधर लेके आएंगे माइनस r अपॉन 100t, log m माइनस log n क्या होएगा, log p बाय c इक्वल टू r बाय 100t। log हटाएंगे तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर r बाय 100t, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या बन गया, c e रेज टू पावर r बाय 100t। लगभग यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो चुका है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट कंडीशंस हैं कुछ, वहां देखेंगे क्या। इनिशियली जब आपके पास क्या है, टाइम 0 है, ठीक है, तब आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 100 है। तो यहां से अगर वैल्यू निकालें तो p की वैल्यू 100, c e, जब यहाँ पे पावर 0 बनेगा और पावर 0 बनेगी e की पावर 0, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, 100। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब टाइम 10 ईयर्स है तो प्रिंसिपल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो प्रिंसिपल क्या आ गया आपके पास, 200 हो गया। यहाँ पे और सिंप्लीफाई करें, p की वैल्यू रखिए 200, c की वैल्यू हमारी 100 आ चुकी है, e की पावर 10 बाय 100t। हम सिंप्लीफाई करते हैं, 100 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू e रेज टू पावर 1 बाय 10t। t नहीं है बच्चे, t की वैल्यू तो हम 10 रख ही रहे हैं, ये क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे r है, r तो रहेगा ना, क्योंकि घूम फिर के हमें वैल्यू तो किसकी निकालनी है, r की ही निकालनी है। इसको हल करें, क्या आ गया ये, e रेज टू पावर 1 बाय 10r इक्वल टू t, और e को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे दूसरी साइड जाएगा, क्या बनेगा, log बेस e इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, मतलब सॉल्यूशन करते टाइम वो वैल्यू कहीं ना कहीं यूज होने वाली है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू रखें, r बाय 10 इक्वल टू 0.6931, और r की वैल्यू क्या आ गई, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल खिसक जाएगा, r आ गया 6.931, यानी कि रेट क्या है, इतने ही है, 6.931 पर ईयर। ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल के चेंज होने की रेट है, ठीक है। देखिए जरा दोबारा से क्या किया क्वेश्चन में, किसी बैंक में क्या कहा गया था कि प्रिंसिपल किसी पर्टिकुलर रेट से बढ़ रहा है, तो उसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आ रही है, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट ये प्रिंसिपल किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट किए, ये काम हम काफी बार कर चुके हैं। देन हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके जितना सिंप्लीफाई हो सकता था सिंप्लीफाई किया, ठीक है। बट कुछ कंडीशंस थी, कंडीशन क्या थी कि इनिशियल में प्रिंसिपल 100 है, मतलब टाइम कुछ भी नहीं है, टाइम 0 है, तब p आपका क्या है, 100 है, तो सिंप्लीफाई किया तो c की वैल्यू आ गई। सेकंड कंडीशन क्या आएगा, जब टाइम 10 साल बाद वो डबल हो जाएगा, डबल 100 था तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया, r की फॉर्म में आंसर आ गया, रेट आ गई। बट हमने क्या किया, कैलकुलेशन की टाइम कोई गिवन टर्म थी, log बेस टू द e2, उसकी वैल्यू का यूज करके हमने क्या निकाल लिया, r निकाल लिया, और हमें r ही निकालना था, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 20, और आप देखिए 21st क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट विद इट्स बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, वही प्रिंसिपल और रेट की बात आ रही है, तो लेट हम प्रिंसिपल को क्या मान लें, p मान लेते हैं, और रेट हमारी क्या रहेगी, r रहेगी, रेट r रहेगी, बट r दे रखी है इसमें, क्या है आपके पास 5% है। वही रेट ऑफ चेंज, यानी कि प्रिंसिपल इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, dp बाय dt इक्वल टू 5/100p। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको रेट नहीं दे रखी, तो यहाँ पे r था, इस बार रेट आपको गिवन है 5%, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब अलग अलग कर दें इसको, dp बाय p इक्वल टू 5/100 dt। 5/100 को भी हम क्या लिख दें, 0.05 लिख देते हैं, 2 0 है,
ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए, ये क्या बनेगा आपके पास log p 0.05, तो ये तो बाहर कांस्टेंट की तरह काम करेगा, साथ में क्या रहेगा t प्लस में log c, एक साथ लेके आते हैं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, log p माइनस log c इक्वल टू 0.05 t, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n 0.05 t, और log को हम कैसे सॉल्व करें, कन्वर्ट करेंगे तो e में जाएगा, p बाय c इक्वल टू log अपने साइन चेंज करेगा तो क्या बन गया e रेज टू पावर 0.05 t, और यहां से हमारे पास आ गई है p की वैल्यू। ठीक है, लगभग सॉल्व हो चुका है, विद कुछ कंडीशंस है क्या, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट विद द बैंक, जब टाइम आपके पास 0 है तो प्रिंसिपल क्या है 1000 है, तो यहां से सॉल्व करें 1000 इक्वल टू c, टाइम वैल्यू 0 e की पावर 0, तो ये 1 हो गया, c की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 years, कि जब टाइम 10 होगा तब p कितना होगा, आपने ये निकालना है, तो p की वैल्यू नहीं, p निकालना है, तो p इक्वल टू c की वैल्यू रखेंगे 1000, e रेज टू पावर 0.05 और t की वैल्यू क्या है 10, सिंप्लीफाई कर लें इसे, e की पावर क्या बनेगी, ये आपके पास 0.5 बनी, और क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या, e रेज टू पावर 0.5 की वैल्यू 1.648, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन गया 1648, यानी कि 10 साल बाद वो प्रिंसिपल इसमें चेंज हो जाएगा, 1000 रुपए थे, 10 साल बाद वो कितना हो जाएगा अमाउंट 1648, कब, जब रेट क्या है 5% है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था लगभग। देखिए जरा क्या है, प्रिंसिपल दे रखा था कि 5% रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, हमने हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया और सॉल्व किया, बट एक कंडीशन दे रखी थी कि इनिशियल में प्रिंसिपल 100 है, मतलब टाइम आपका 0 है, वैल्यू रखी तो c की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कहा कि टाइम आपका 10 है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द p, प्रिंसिपल निकालना है, तो p को p ही रखा, बाकी को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, ये 21st वाला क्वेश्चन था, और अब देखिए 22nd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है 1 लाख है, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, 2 घंटों में बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं 10% बढ़ते जा रहे हैं, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, कि कितने आवर्स कितने घंटों के बाद जो 1 लाख बैक्टीरिया थे वो 2 लाख हो जाएंगे, कब, if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present, कि जितने बैक्टीरिया हैं उसी हिसाब से बैक्टीरिया के बढ़ने की दर है। सॉल्यूशन देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर y आपके पास बैक्टीरिया हैं तो y के रेट ऑफ ग्रोथ प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ y के ही। ठीक है, ये चीज मेन है। देखिए जरा क्या कहा इसने कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जिस रेट से बढ़ रही है वो प्रोपोर्शनल है किसके, जितने बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dy बाय dt इक्वल टू k, y नहीं है k t नहीं k y, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, अब इनको अलग अलग करें, वेरिएबल को हम सेपरेट करें, y इक्वल टू k dt, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आएगा log y इक्वल टू के टी प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कंडीशंस दे रखी हैं, कुछ कंडीशन क्या दे रखी है, द नंबर ऑफ इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, और इनिशियल कंडीशन क्या है, बैक्टीरिया कितने हैं आपके 1 लाख हैं। ठीक है, क्या कहा गया है देखिए जरा, लिखते हैं व्हेन t इक्वल टू 0, जब t आपके पास 0 है, इनिशियल कंडीशन है, तो हम क्या कह रहे हैं, देखो बैक्टीरिया की हमने वैल्यू मान ली क्या कि y 1 है बैक्टीरिया। ठीक है,
अभी नहीं, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज डिफरेंस करिए, यहाँ पे 1 लाख नहीं लेते, इसका हम यूज करेंगे बट बाद में यूज करेंगे। देखिए जरा क्या है कि जब स्टार्टिंग में कंडीशन है तो हमने मान लिया कि बैक्टीरिया T 0 है तो इसको Y0 से ही लिख दो। बैक्टीरिया क्या है आपके पास, Y0 है। तो सॉल्व करें जरा, log Y0 इक्वल टू 0 C, ये C की वैल्यू आएगी। वैल्यू रिप्लेस करेंगे, log Y इक्वल टू KT प्लस में log Y0 एक तरफ लेके आते हैं, क्या बनेगा, log Y माइनस log Y0 इक्वल टू KT, log M माइनस N Y अपॉन Y0 इक्वल टू KT। यहां तक हो गया। अब देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेन चीज, एक चीज क्या कहा है इसने कि बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, 10% के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। जब T आपके पास 2 है तो बैक्टीरिया अगर Y0 थे तो वो कितने परसेंट बढ़ गए, वो Y0 में ही बढ़ गए, Y0 का 10%, इतने हो गए। ये चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या कहा गया है कि इनिशियल में बैक्टीरिया कितने थे, Y0 थे, ठीक है। जब 2 घंटे हो गए तो Y0 तो है ही, बढ़ कितने गए, 10% और बढ़ गए, ठीक है। यानी कि जब T2 है तो आप बैक्टीरिया की वैल्यू क्या लोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो Y0 बाय 10 और ये बनेगा आपके पास 11 बाय 10 Y0। वैल्यू रखिए जरा, यहां वैल्यू रखिए, क्या बनेगा, log Y की वैल्यू रखेंगे, क्या आ गई अब 11 बाय 10 Y0 अपॉन में Y0 इक्वल टू 2K। सिंप्लीफाई करें, Y0 से Y0 कैंसिल होगी, K की वैल्यू क्या आ गई है, 1 बाय 2 log 11 बाय 10, ये K की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें निकालना है इन हाउ मेनी आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स हमें निकालने हैं। लेट हमने कह दिया नंबर ऑफ आवर्स क्या है हमारे पास, T है, ठीक है। T की वैल्यू निकालने है, कब, विल द काउंट रीच 2 लाख, क्या कि जब हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो इनिशियल के क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने लाख और 2 लाख नहीं लिखा है, इसको Y और Y0 में, यही कहा ना कि 1 लाख से कितने हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे। तो वही कहा है कि अब हमारे बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, जो स्टार्टिंग में थे ना, इनिशियल थे, उसका डबल हो जाएगा। इसको रखे हमारे पास, सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन तो यही था, यहाँ वैल्यू रखते हैं वैल्यू, log Y की वैल्यू क्या रखनी है, 2Y0 अपॉन में Y0 इक्वल टू K। K की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, क्या है, 1 बाय 2 log 11 बाय 10 और T हमने क्या माना है, हमारे पास कैपिटल T माना है। बस इसको हमने सॉल्व करना है और T की वैल्यू निकालनी है। Y0 से Y0 कैंसिल आउट, log 2 इक्वल टू 1 बाय 2 log 11 बाय 10 T। 2 को सॉल्व करेंगे, 2 log 2 log 11 बाय 10 T और यहां से T की वैल्यू आएगी 2 log 2 अपॉन में log 11 बाय 10 और यही हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो रही है बट देखिए मुश्किल नहीं है, इजी है। क्या कहा गया है इसने कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, कि बैक्टीरिया की रेट ऑफ चेंज जितने बैक्टीरिया हैं उनके ही प्रोपोर्शनल है, तो यही आएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल था तो इक्वल करके हम कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, अलग अलग वेरिएबल किया और सिंप्लीफाई किया, यहां तक कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में। देखिए जरा, इन्होंने क्या कहा है कि स्टार्टिंग में बैक्टीरिया क्या है, 1 लाख हैं और 2 घंटे में 10% की रेट से बढ़ रहे हैं, और कब 2 लाख हो जाएंगे, यानी कि हमने यही तो बताना है कि कब वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया कि स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो बैक्टीरिया आपके क्या है, Y0 है। इनिशियल जस्ट नाम दिया है कि बैक्टीरिया क्या है, Y0 है, ठीक है। यहां से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू को वापस रखा
तो एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अभी के और बचता है, यानी कि कहीं ना कहीं से हमें के की वैल्यू मिलेगी। के की वैल्यू क्या देगा, एक लाइन और दे रखी है कि 2 घंटे में क्या हो रहे हैं, 10% बढ़ रहे हैं। टाइम तो 2 है, पर बैक्टीरिया कितने आएंगे, बैक्टीरिया तो हमने वाई नोट लिए थे, बट 10% बढ़ गए, यानी कि अब इतने हो गए। ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, वाई की, और ये किसकी वैल्यू है, टी की। रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब निकालना क्या है हमने, कि नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, टी हैं। निकालना क्या था कि वो 1 लाख से क्या हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएंगे। तो हमने क्या कह दिया कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो इनिशियल जो स्टार्टिंग में बैक्टीरिया माने थे उनसे क्या हो जाने चाहिए, डबल हो जाने चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, बस वैल्यूज रखी हैं, वाई की, के की, और टी को एक तरफ और बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि लाख और 2 लाख का कहीं यूज नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। देखिए जरा, लॉग वाई, तो वाई क्या थे, हमने कितने कर लिए, अब 2 लाख हो गए हैं। ठीक है, और वाई नॉट का मतलब इनिशियल कितने हैं, 1 लाख है, इक्वल टू के की वैल्यू रखेंगे और टी, यानी कि हमने टाइम तो निकालना ही है। इनको काटेंगे तो क्या आएगा, log 2। अभी भी हमारा क्या आ रहा है, log 2 ही आ रहा है। ठीक है, आप इसको भी रख सकते हैं और ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन में 000 लाख फिर 2 लाख, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी हमने इसीलिए यहाँ पे वाई नॉट लिखा था, ताकि कैलकुलेशन ऑलरेडी लॉग में है तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप अगर लाख 2 लाख लेना चाहें वो लिखिए। अगर आप इस कंडीशन से शो करना चाह रहे हैं कि हमारे बैक्टीरिया क्या हैं, जो इनिशियल में बैक्टीरिया थे उनके डबल हैं, या फिर कह दीजिए कि हमारे बैक्टीरिया 2 लाख हैं और इनिशियल में हमारे बैक्टीरिया 1 लाख थे। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 22। और अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चे, ये आपके पास मल्टीपल चॉइस है। आपने ये बताना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का इन चारों में से क्या सॉल्यूशन हो गया। हमारे पास सॉल्यूशन करते हैं हम, क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। हमने तो वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर y। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, अपॉन में e की पावर y और e की पावर x dx। इसे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस वाई लिख सकते हैं, e की पावर x dx। इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस वाई e की पावर x प्लस में c। पर हमने तो उनमें से देखना है कि चारों में से हमारा कौन सा आंसर आएगा। हम क्या कर रहे हैं, e की पावर x को भी इधर ले आ रहे हैं, माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू c। माइनस कॉमन ले लीजिए, दूसरी साइड आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस में c। c की जगह आप क्या कर लेंगे, c1, क्योंकि कांस्टेंट ही है। और अब हमारे कांस्टेंट को हम क्या नाम दे देंगे, c, वेयर c1 इक्वल टू c। तो ये आ गया, इन चारों में से ये कौन सा है आपके पास, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू c। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए जरा क्या था, सिंपल ही था, हमने इंटीग्रेशन करके वेरिएबल सेपरेट कर लिया, हमारा आंसर आ गया था। क्योंकि हमें उसे मैच करना था तो हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करनी थी। हम क्या करें, सबको एक तरफ लेके गए, फिर हमने क्या देखा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो हमने माइनस का साइन कॉमन लिया, साइन चेंज किया, बाकी सारा मिल रहा था, बट कांस्टेंट चेंज है तो कांस्टेंट को हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो हमने उसको चेंज कर दिया। ठीक है बच्चे, होप कि आपको एक्सरसाइज 9.4 के ये रिमेनिंग क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन है, वो ले लीजिएगा। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।